गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के सब्जेक्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है और टॉपिक है लेटिस, बेसिस एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन, अर्थात जालक, आधार और जालक तथा आधार से किस तरह क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होगी। तो इन तीनों का हम आज संक्षिप्त रूप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जालक क्या है या लेटिस क्या है। पहला पॉइंट है जालक। जालक क्या है? जालक बिंदुओं का एक नियमित आवर्ती व्यू है। इट मीन्स रेगुलर पीरियडिक एरे ऑफ पॉइंट्स, जिन पर हम ठोस के अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु, आयन आदि को रखते हैं। क्या होगा जालक? नियमित आवर्ती व्यू, रेगुलर पीरियोडिक एरे। क्रिस्टल में बिंदुओं का रेगुलर पीरियोडिक एरे होगा और इन बिंदुओं पर हम आधार को या अवयवी कणों को रखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस तरह की कोई संरचना क्रिस्टल में नहीं होती है। यह सिर्फ एक गणितीय काल्पनिक परिकल्पना है और इसकी सहायता से हम क्रिस्टल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसकी सहायता से? जालक की सहायता से। अब जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो जालक तीन प्रकार के हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। पहला जालक है एक विमीय, लीनियर लैटिस, दूसरा जालक है द्विविमीय, और इसे समतलीय जालक भी कह सकते हैं। समतलीय प्लेनर लैटिस, और तीसरा है आकाशीय जालक, स्पेस लैटिस। तो ये तीन प्रकार के जालक हैं, लीनियर लैटिस, प्लेनर लैटिस और स्पेस लैटिस। अब इन तीनों में क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक विमीय जालक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक विमीय जालक अर्थात इस जालक में जो बिंदु होंगे, जालक बिंदु होंगे, वो एक ही रेखा में स्थित होंगे। कैसे स्थित होंगे? इस तरह से कि किसी एक जालक बिंदु को रेफरेंस मान लिया और किसी एक पर्टिकुलर स्थानांतरण सदिश माना ए वेक्टर क्या है, कोई स्थानांतरण सदिश है, ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इस जालक बिंदु को रेफरेंस मानते हुए इस दूरी का या इस स्थानांतरण सदिश का रिपीटेशन हम करेंगे। तो माना कि ये ए वेक्टर है, इसी प्रकार ये वेक्टर, तो इस प्रकार हमें क्या होगा, एक लीनियर लैटिस मिलेगा कि एक ही रेखा पर आपके विभिन्न जालक बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी एक जालक बिंदु को रेफरेंस मान लेंगे, उसके दाईं ओर या बाईं ओर इस स्थानांतरण सदिश का प्रयोग करते हुए हम लीनियर लैटिस को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये डिस्टेंस आपकी ए हो गई, ये आपकी 2a और सिमिलरली आपकी
परसेंट आप जोड़ते जाएंगे, उस हिसाब से ही लीनियर लैटिस का निर्माण होता जाएगा। इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? P वेक्टर इक्वल टू N1 A वेक्टर, यह आपका ट्रांसलेशन को व्यक्त कर रहा है। N1 आपका कोई इंटीजर है और A वेक्टर क्या है? ये मान आपने लिया था स्थानांतरण सदिश का। तो यहाँ से हम एक बार है तो A, 2A, 3A और 4A, तो जितनी बार आप रिपीटेशन करेंगे उतनी बार ही आपको जालक के बिंदु प्राप्त होंगे। तो ये तो हुआ एक विमीय जालक। दूसरा है द्विविमीय या समतलीय जालक। दूसरा पॉइंट है हमारा समतलीय जालक, प्लेनर लैटिस। तो अभी तक हमने क्या देखा? एक विमीय जालक कि हमने एक विमीय जालक में ये ए वेक्टर। अब यदि इसी एक विमीय जालक में दूसरे स्थानांतरण सदिश या ट्रांसलेशन वेक्टर को माना जाए, बी वेक्टर, इस दिशा में दूसरे ट्रांसलेशन वेक्टर की कल्पना की जाए तो हमें क्या मिलेगा? द्विविमीय जालक प्राप्त होगा। ए तो इस डायरेक्शन में है और बी आपने क्या ले लिया? इस डायरेक्शन में ले लिया। तो इस तरह से आपको दो वेक्टर या दो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, और उनकी सहायता से समतलीय जालक प्राप्त होगा। इसको किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? P वेक्टर इक्वल टू N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर। चूंकि अब आपके पास दो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, N1 N2 आपके पास इंटीजर है, तो ये हो गया समतलीय जालक या द्विविमीय जालक और प्लेनर लैटिस। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट हम ये कहें आकाशीय जालक की, कि आकाशीय जालक आपके पास क्या है? तीसरा है आकाशीय जालक या स्पेस लैटिस। अब हमने जो समतलीय जालक प्राप्त किया है या जो द्विविमीय जालक प्राप्त किया है उसका रिपीटेशन एक दूसरे असमतलीय दिशा में एक स्थानांतरण सदिश लेंगे सी वेक्टर, उस दिशा में बार बार रिपीटेशन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? आकाशीय जालक प्राप्त होगा। कैसे? माना एक संरचना है, यदि इस दिशा में आप ए वेक्टर ले रहे हैं, इस दिशा में आप बी वेक्टर ले रहे हैं, तो ये पहले वाला केस हो गया। ये क्या है? आपका द्विविमीय जालक या समतलीय जालक है। अब एक तीसरी दिशा में C1 जो कि असमतलीय दिशा है सी वेक्टर, उसमें स्थानांतरण सदिश का उपयोग करते हुए बार बार रिपीटेशन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? आकाशीय जालक या फिर त्रिविमीय जालक प्राप्त होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? T वेक्टर इक्वल टू N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर। इस प्रकार के जालक में तीन स्थानांतरण सदिश A, B और C काम में आएंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने? तीन प्रकार के जालक हैं, लीनियर, प्लेनर और स्पेस लैटिस। अब यदि क्रिस्टल में किसी एक जालक बिंदु की स्थिति ज्ञात हो, माना क्रिस्टल में
एक जालक बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर है। ठीक है, जालक आप कोई सा भी ले सकते हो और उसमें किसी जालक बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर है। अब यदि उसे T जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है उससे विस्थापित किया जाए या स्थानांतरित किया जाए तो नया जो जालक बिंदु होगा माना उसका स्थिति सदिश क्या है, R डैश वेक्टर है। तो R डैश वेक्टर को R के साथ कैसे लिख सकते हैं, R डैश प्लस T वेक्टर, सॉरी दिस विल बी R वेक्टर प्लस N1 T वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर। यहाँ क्या ज्ञात कर रहे हैं हम कि किसी एक जालक बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर है, उसको T वेक्टर से स्थानांतरित किया जाए तो दो जालक बिंदु का स्थिति सदिश प्राप्त होगा, वो क्या होगा, R डैश वेक्टर, और R डैश वेक्टर इक्वल टू है R वेक्टर प्लस T वेक्टर। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली जालकों की, कितने प्रकार के जालक हैं और जालक क्या होते हैं। अब बात आती है आधार की। बात आती है आधार की या बेसिस की। अब आधार या बेसिस क्या होंगे, किसी भी जो आपका क्रिस्टल है या ठोस है उसमें अवयवी कणों की संख्या, वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम Cu, Au और जो भी हैं इनकी यदि क्रिस्टल संरचना देखें तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का ही परमाणु है, एक प्रकार के ही परमाणु है, या फिर यूं कहें कि एक प्रकार के ही आधार हैं। अब यदि बात करें NaCl की तो इसमें क्या होगा, दो प्रकार के परमाणु हैं। इसमें क्या है, दो प्रकार के परमाणु हैं, या फिर हम यूं कहें कि दो प्रकार के आधार हैं। अब इन आधार को हम क्या करेंगे, जालक बिंदुओं पर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, क्रिस्टल संरचना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था और उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टल इक्वल टू क्या है, जालक प्लस आधार। ओके, तो माना ये मेरा कोई जालक है, इस तरह से मैंने कोई रैंडमली जालक मान लिया है और उस पर मैंने ये मेरा कोई आधार है, ये मेरा जालक है और ये मेरा क्या है, आधार। जालक प्लस आधार। तो मैं क्या करूंगा, इस आधार को इन सभी जालक बिंदुओं पर रखेंगे। इन जालक बिंदुओं पर रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। तो कैसे प्राप्त होगी, इस वाले को इस बिंदु पर रखा तो ये संरचना प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली क्योंकि 4 पॉइंट है तो 4 बार आपको रखना पड़ेगा।
इस आधार को मैंने इन चारों पॉइंट्स पर रख दिया है और इसी तरह इन चारों पॉइंट्स पर और इन चारों पॉइंट्स पर रखेंगे। तो हमें इन पॉइंट्स को हम रखते जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगी, हमारी जो भी क्रिस्टल संरचना है वो प्राप्त होगी। दो लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस आधार को इस जालक पे रख दिया। ये जो पॉइंट है ये आपके जालक को या जालक बिंदु को व्यक्त कर रहे हैं और ये जो बाहर का है ये आपके आधार को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार जब क्रिस्टल का निर्माण होगा तो सपोज NaCl है तो इस जालक पर Na के परमाणु और Cl के परमाणु रखे जाएंगे और उसके क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ये क्या अध्ययन किया, जालक कितने प्रकार के हैं और जालक और आधार से किस प्रकार क्रिस्टल संरचना बनाई जा सकती है। धन्यवाद।